तो क्या इसमें सच्चाई है कि क्या खराब है क्या सही है? नहीं। नमस्कार जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है अपनी खेती पर। मैं हूं रवि कुमार। आज हम बात करने वाले हैं एबीएस के जो सीमन आते हैं उसका पशुपालन में क्या महत्व रहता है कि एबीएस का आपने सीमन प्रयोग करना है। बहुत सारे क्या करते हैं कि जैसे आपने सेक्स सीमन का सुना ही होगा, सभी पशुपालक अच्छी तरह जानते हैं, जो तो चलो अपने फार्म पे प्रयोग करते हैं उनको तो पता है कैसी किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उनके डेयरी फार्म को ऊपर लेके जा सकती हैं। लेकिन फिर भी कुछ गलतियां होती हैं, कुछ ऐसी हम क्या करते हैं कि कुछ चीज़ों का हमें नहीं भी पता होता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमें उसका रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता है। एबीएस की पूरी जो जानकारी हमने आपको पहले भी बताई है, तो आज हम कुछ टेक्निकल बातें आपसे करने वाले हैं कि कैसे एक आप अच्छी ब्रीड तैयार करोगे, कैसे सीमन प्रयोग करते समय क्या ध्यान रखना है। उसके बारे में हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए हैं डॉक्टर राहुल गुप्ता जी। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब, पहले हम बात कर लें आपके बारे में। आप एबीएस में क्या काम कर रहे हो, कितने समय से, और क्या आपका शुभ नाम है? जी। देखिए, मेरा नाम डॉक्टर राहुल गुप्ता है जी। मैं हेड ऑफ ऑपरेशंस हूँ और जितना भी सीमन का उत्पादन होता है, चाहे वो कन्वेंशनल हो, चाहे वो सेक्स्ड हो, इसके साथ साथ जो भी हमारा आईवीएफ प्रोग्राम है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन प्रोग्राम है देश में जी। इसके साथ साथ और जो भी ऐसा जर्म प्लाज्म इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का काम है, यानी कि सीमन का इंपोर्ट, एम्ब्रियो का इंपोर्ट, पशुओं का इंपोर्ट, बुल हो या फीमेल्स हो, वो सब भी मेरे अंतर्गत आता है जी। मतलब कहने का भाव है कि जितने भी अभी तक एबीएस में बुल आ रहे हैं या अभी जो नए भी आए हैं वो आपकी देखरेख में आ रहे हैं? जी। सारा कुछ आप ही देख रहे हो? जी। मैं 2012 से एबीएस से जुड़ा हूँ जी। और जो भी पायदान हमने आज देखे हैं, अभी तक कर पाए हैं हम किसान भाइयों के लिए, वो सभी मेरी निगरानी में हुए हैं जी। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा कि जैसे एबीएस बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही है पशुपालन के काम को ऊपर लेके जाने के लिए, उन्होंने सेक्स सीमन पे भी बहुत जोर से काम हो रहा है। सेक्स सीमन जो है कैसे एक डेयरी सेक्टर में बदलाव का काम कर रहा है और आगे कर सकता है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है और भारतवर्ष के लिए तो बहुत जरूरी है। इसको अगर हम बड़े संदर्भ में देखें तो पूरे भारतवर्ष में 34 करोड़ गाय और भैंसे हैं। 34 करोड़ बिल्कुल। इसमें से 7 करोड़ मेल है। ऐसे मेल जो अब कृषि में मैकेनाइजेशन होने की वजह से अनुत्पादक हो गए। आप भी जानते हैं और पशुपालक भाई भी जानते हैं कि बैलों का उपयोग लगातार कम होता जा रहा है। बहुत ही कम कहीं किसी पॉकेट में उसका उपयोग रह गया है। और मेल, क्योंकि कन्वेंशनल सीमन में आधे 50% मेल पैदा होते हैं, तो किसान को ये पता ही नहीं है कि उस मेल का करना क्या है। बहुत सारे हमारे मोबाइल एक्सीडेंट सड़कों पे सिर्फ इन पशुओं की वजह से होते हैं। ये खेती का बड़ा नुकसान करते हैं। और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, जिसमें ये भी है कि जिसको हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं, वो भी कई सारे ऐसे सांडों की वजह से होते हैं जो कि निर्विरोध इधर उधर घूम रहे हैं और वो लगातार ऐसी गायों को या भैंसों को इम्प्रेग्नेट कर देते हैं और उनमें वो बीमारियां आ जाती हैं। दूसरा, इसको इस तरीके से भी समझना चाहिए कि भारतवर्ष में हमारे लिए गौ सेवा और गाय का एक विशिष्ट स्थान है। तो यहाँ पर जो भी यूरोपीय देशों में होता है या अमेरिका में होता है, वैसे नियम कानून लागू नहीं होते। तो इन परिस्थितियों में सेक्स सीमन ही एक तरीका है जिसमें पशु को गर्भधान कराया जाए और 90% या उससे अधिक संख्या में केवल फीमेल यानी मादा पशु ही पैदा हो, जिसकी किसान को जरूरत है। इसका एक दूसरा बहुत बड़ा पक्ष है जो जेनेटिक्स की वजह से है। वो इसलिए भी मैं कहना चाहता हूं क्योंकि हम एक जेनेटिक्स कंपनी है। जेनेटिक्स का अर्थ मैं किसानों के लिए हमेशा ये कहता हूं कि जेनेटिक्स का मतलब ऐसा सीमन है जिससे कि होने वाली संतान अपनी माँ से अच्छा दूध दे, अधिक दूध दे। अगर ऐसा नहीं है तो ये केवल एक इम्प्रेग्नेट करने का, प्रेग्नेंट करने का साधन होगा। वो तो कोई भी बोल कर सकता है। जेनेटिक्स का मतलब नहीं है यहाँ। लेकिन आप कल्पना करिए ऐसी स्थिति की कि मान लीजिए किसान ने हिंदुस्तान के सबसे टॉप बुल का सीमन इस्तेमाल किया, एचएफ का या जर्सी का, और अपनी गाय में उसको लगाया। गाय प्रेग्नेंट हुई, 9 महीने 9 दिन के बाद बच्चा पैदा हुआ, लेकिन वो मेल हुआ, तो वो सारी जेनेटिक्स व्यर्थ हो गई। उसका कोई अर्थ पशुपालक के लिए नहीं है। वहीं पर अगर सेक्स सीमन होता तो फिर फीमेल
होने के चांसेस 90% या उससे अधिक होते, और फीमेल को वो पालता और ज्यादा उससे संतान पैदा होती है, तो बहुत लाभ होता। तो डॉक्टर साहब जैसे आपने तो चलो इस पे काम किया है पूरा, है ना, 90% आप बात कर रहे हो सेक्स सीमन की, क्या ये 90% है या फिर इसमें कई बार चांस हो जाते हैं कि सेक्स सीमन का प्रयोग किया, कई बार मेल आ गया जी, तो ऐसा होता है क्या? जी देखिए, अभी जो मानक पद्धति है और पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में जो है वो 90% फीमेल काफ की है, लेकिन इसको स्टैटिस्टिक्स की नजर से भी देखना चाहिए। अगर 100 बच्चे होंगे तो उसमें 90 या उससे अधिक फीमेल ही होंगे, ठीक है। लेकिन अगर 10 में ढूंढेंगे तो हो सकता है 9 की जगह 8 भी हो, क्योंकि वहां स्टैटिस्टिक्स का नियम लागू होता है। लेकिन 100 में निश्चित रूप से 90 या उससे अधिक। तो वहां क्या कमी रह जाती है कि हम या ABS या कोई भी ऐसी कंपनी है, हम इसको 100% कब लेके जा सकते हैं कि भाई 100% फीमेल होगी, ऐसा कभी होगा या नहीं? देखिए, पहला तो ये क्या ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ओके, और इस पे प्रयास जारी है, और निश्चित रूप से साल दर साल ये 90 से 91, 92, 93, 94, 95 तक पहुंचता जा रहा है। हम खुद 96% तक हमने बिल्कुल आराम से पैदा किया है, ठीक है। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है, हम शुक्राणुओं पे काम कर रहे हैं जो अदरवाइज बहुत ही सेंसिटिव हैं। तो एक उद्देश्य ये भी है कि पूरी प्रक्रिया के बाद शुक्राणु जीवित रहे। दिक्कत यह है कि 100% प्रोडक्ट बनाने के लिए पहले 90% का प्रोडक्ट बनेगा, उसको वापस सेक्सिक मशीन में डाला जाएगा और फिर 100% का प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में शुक्राणुओं की क्षति होती है, उनकी मृत्यु होती जाती है। तो अभी तकनीक पे काम चल रहा है, निश्चित रूप से जैसा आपने कहा और जैसा सभी किसान भाइयों का भी इच्छा होगी, धीरे धीरे ये 100% पे भी एक दिन जरूर जाएगा जी। उसमें मेरा पूछने का इसलिए था कि कई बार हमने, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, कई बार इंफॉर्मेशन की कमी के कारण लोग ये भी कह देते हैं कि सेक्स सीमन का प्रयोग करने से पशुओं की जो ब्लड लाइन है, या बात करते हैं कि सेक्स सीमन का प्रयोग करेंगे तो बीमारियां पैदा हो सकती हैं, हमारे शरीर में भी बीमारियां जाएंगी, क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी से उसके शुक्राणु खत्म कर दिए हैं, हमें भी खतरा है, उसका दूध पीने से हमें कुछ हो सकता है, बछड़ी पैदा हो गई। तो आपने भी कई बार सुना होगा ऐसी चीज़ें। तो वही इसलिए मैं पूछ रहा था कि यार ये टेक्नोलॉजी से 100% हो सकता है, तो इसका जो हम प्रयोग कर रहे हैं, चाहे कैटल में करें चाहे हम बफलो में करें, उसका मानव को कोई नुकसान है? नहीं, ये बिल्कुल निराधार है। सेक्सिंग एक प्लेटफॉर्म है, एक तरह की प्रक्रिया है जिससे सीमन को गुजारा जा रहा है। किसी भी सीमन में आधे X और आधे Y वाले शुक्राणु होते हैं, ठीक है। तो किसी ना किसी विद्या से, किसी ना किसी टेक्नोलॉजी से Y को या तो हटा दिया जा रहा है, या उनको इनएक्टिवेट कर दिया जा रहा है, या उनको रिमूव कर दिया जा रहा है। अब जो बचा वो विशुद्ध X है, मतलब 90% या उससे ज्यादा X है, और उससे किसी भी ऐसे किसी बीमारी का या किसी भी और तरीके का नुकसान होने का कोई संभावना नहीं है। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस समय आप ये मान के चल लीजिए कि पूरे दुनिया में करीब 1.25 करोड़ सेक्स सीमन उत्पादन हो रहा है एक साल में, और ये संख्या अभी तो करीब मतलब जब से तकनीक पैदा हुई है 30 करोड़ के करीब है। इतनी बड़ी संख्या में सेक्स सीमन यूज किया जा चुका है और इसकी बहुत सारी संतान पैदा हो चुकी है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी दुष्प्रभाव का कोई रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। तो ये तो किसान भाई बिल्कुल इसमें जो है निश्चिंत रहें कि सेक्सिंग की वजह से इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। उसके साथ आप अपने डेयरी स्तर को ऊपर लेके जा सकते हैं बड़ी तेजी से। हमने देखा है, क्योंकि अक्सर हम फार्म कवर करते हैं, 2 साल में बछड़ियां पैदा करके सेक्स सीमन का प्रयोग करके फार्म को 10 पशुओं से 50 लेके जाना, 100 लेके जाना बहुत बड़ी बात होती है ये, ठीक है जी। तो इसके बाद हम बात करते हैं डॉक्टर साहब कि जैसे एक सेक्स सीमन है, एक कन्वेंशनल सीमन है, तो अभी जैसे ABS नए बुल लेके आई है, तो आप कैसे निर्धारित करते हो कि ये वाला बुल हमने कन्वेंशनल के भी रखना है और हमने इसके सेक्स सीमन भी बनाने हैं, उसका क्या प्रोसीजर रहता है इसमें? जी देखिए, कोशिश तो ये रहती है, क्योंकि देखिए जैसे ये एलीट जेनेटिक्स है, अभी जैसे आपने नए बुल्स की बात की है, तो ये 10 बुल अभी आए हैं, और ये हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे एशिया पैसिफिक में सबसे बेहतरीन बुल है। इस जेनेटिक्स के बुल और कहीं अवेलेबल नहीं है। तो कोशिश तो ये है कि दोनों तरह का सीमन बने, सेक्स भी बने और कन्वेंशनल भी बने, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली बिजनेस की डिमांड होती है, तो होता क्या है कि एक ग्रुप में आप देखेंगे कि किसी की डिमांड बहुत बढ़ गई है, किसी की थोड़ा कम हो गई है, और ये ऐसा भी होता है कि अलग अलग जगह किसानों को इसकी बछिया का जो रिजल्ट है वो बहुत बेहतरीन
मिलता है, कई बार थोड़ा कम भी रह जाता है। कई बार ऐसा भी देखा है हमने कि मैनेजमेंट इश्यूज की वजह से, मान लीजिए एक गाय को थनैलाई हो गया, एक थन उसका खराब हो गया, तो निश्चित रूप से जिसके चारों थन ठीक हैं उसकी तुलना में दूध कम ही रहेगा। या फिर जैसा हमने पोषण की, न्यूट्रिशन की स्थितियों में देखा है, जो राज्य और जो पशुपालक अपने पशु पूर्णतया साइलेज पे पाल रहे हैं, बजाय उसके कि जो किसान उसको अलग अलग फॉडर पे पालते हैं, साइलेज जो खिलाया जाता है उसमें सबसे बेहतरीन दूध मिलता है, सबसे बेहतरीन दूध मिलता है। तो ऐसी जब चीजें हैं, उसमें जेनेटिक्स तो बराबर की है, लेकिन न्यूट्रिशन और मैनेजमेंट इन दोनों का योगदान होता है और उसके अनुरूप भी रिजल्ट में फर्क दिखता है। लेकिन हमारी कोशिश है कि सब बुल्स का कन्वेंशनल भी बनाया जाए, सेक्स भी बनाया जाए। तो इनका प्राइस फिर अलग अलग रहता है क्या दोनों का? जैसे सेक्स सीमन, क्योंकि ज्यादातर देखा गया है कि हर किसान के लिए अफोर्डेबल नहीं है, तो इसलिए वो कन्वेंशनल पे मूव करना चाहता है। कन्वेंशनल क्योंकि उसको चाहे पैसे की कमी बोल लें, उसको ये प्रयोग करना ही पड़ेगा। तो इनमें प्राइस का डिफरेंस जो है वो किस आधार पे होता है फिर? देखिए, प्राइस का पहला आधार तो जेनेटिक्स ही है। जेनेटिक्स यानी कि वो कैपेबिलिटी जो कि उस सीवन के माध्यम से संतान में जाएगी। ये कैपेबिलिटी दूध में है, ये कैपेबिलिटी फैट में है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताना चाहता हूँ, इस बार के जो ये 10 बुल सिलेक्ट किए गए हैं, इसमें किसी का भी दूध में 4% से कम फैट नहीं है। ठीक है। किसान हमेशा शिकायत करते हैं साहब दूध तो बढ़ गया लेकिन फैट घट गया या SNF घट गया, तो वो दिक्कत बिल्कुल नहीं है। तो इसमें फैट 4 से ज्यादा ही है, 4.3% तक है। तो एक तो ये है। दूसरा ये भी है कि जिन जिन अलग अलग वातावरण में हम देख रहे हैं कि किसान इनको लगाने की कोशिश करता है, जैसे देखिए जो स्टैंडर्ड प्रोसेस है वो तो ये बोलता है कि साहब हीफर के लिए सेक्स सीमन सबसे बेहतरीन है। उसके बाद जो एनिमल 1, 2, 3 लैक्टेशन है उनके लिए भी बेहतरीन है। लेकिन जो पशु, जो गाय नॉर्मल सीमन से कंसीव नहीं हो रही, ये उम्मीद करना कि वो सेक्स सीमन से कंसीव हो जाएगी, बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा संभव नहीं होगा। तो लिहाजा किसान ही सबसे अच्छा ये निर्णायक है कि उसको अपने पशु में कौन सा सीमन लगाना चाहिए। दूसरा, इस क्षेत्र की बात करें या पूरे हिंदुस्तान की हम बात करें, तो जो 6 महीने का समय है जो अभी चल रहा है, अक्टूबर से लेके मार्च तक, ये सबसे अच्छा कंसेप्शन रेट लाने के लिए बेहतरीन समय है। इसके बाद गर्मी बढ़ जाएगी, इसके बाद मॉनसून आ जाएगा जिसमें गर्मी के साथ साथ ह्यूमिडिटी भी बहुत बढ़ जाएगी। पशु स्ट्रेस में चला जाता है, बहुत स्ट्रेस में जी, पैंटिंग करता रहता है, हांफता रहता है। उसको पहले अपने शरीर की सुध लेनी है, तब वो फिर बाकी कंसेप्शन के बारे में सोचेगा। दूसरा, हरे चारे की कमी होती जाएगी। ये आपस में एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कि पशुओं में कंसेप्शन को घटाता है। तो किसानों के लिए हमारी एडवाइस ये है कि आप ऐसे ब्रीड करें कि अक्टूबर से मार्च में तो सेक्स सीमन का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, और जो गर्मी के माह है वहां पे भी ब्रीडिंग करनी है। अगर गाय ओपन है तो वहां पर आप कन्वेंशनल का उपयोग करें, तो ताकि आपको मिले जुले खर्चे में ये हो जाए। लेकिन खर्चे में की जो बात आपने कही कि इसका प्राइस कैसे डिराइव होता है, उसमें एक तो जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स देखिए, ये बुल सारे यूएस से लाए गए हैं। यूएस में बुल की अपनी एक कीमत आप समझ लीजिए, जेनेटिक्स की अपनी एक कीमत समझ लीजिए। उसके बाद यहाँ से एक चार्टर्ड प्लेन में इन पशुओं को हिंदुस्तान में लाना, उनका इंश्योरेंस, उनका फ्रेट, उनकी कस्टम ड्यूटी, ये सब मिला के खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उसी के हिसाब से इनका जो प्राइस है वो निर्धारित है। फिर भी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ABS वो कंपनी है जिसने हिंदुस्तान में सेक्स सीमन की कीमत में क्रांतिकारी कमी लाने का काम भी किया है। इससे पहले एक ही कंपनी की मोनोपोली थी हिंदुस्तान में भी, पूरी दुनिया में भी, और उसी के द्वारा प्राइस निर्धारित किया जाता था, तो किसान को उसी प्राइस पे खरीदना पड़ता था। आज की तारीख में बहुत अफोर्डेबल है। मान के चल लीजिए, एक टेंटेटिव वैल्यू हम ले लेते हैं 1,500 रुपए की, 1,1500 रुपए का एक स्ट्रॉ। तो जो मैंने पहले कहा वही अगर आप कल्पना करके देखें कि एक नॉर्मल सीमन लगाया, गाय ने उस बच्चे को 9 दिन तक पेट में रखा और उसके बाद मेल हो गया, जो किसी किसान के किसी काम का नहीं है। आप लगाइए कि 9-10 महीने में कितना खर्चा हुआ होगा उस गाय को पालने के लिए। अंतोगत्वा रिजल्ट नहीं आया। बजाय इसके कि सेक्स सीमन, मैं मान के चलता हूँ कि ऑन एन एवरेज 500 रुपए डेली का गाय पे खर्चा आता है। तो आप समझिए 3 दिन के खर्चे में एक सेक्स सीमन की कीमत जस्टिफाइड है। नंबर 1। नंबर 2, हमारे पास इस समय करीब 125 बुल हैं
ठीक है। हम अगर चाहें तो सभी 125 बुल का सीमन सेक्स सीमन बना सकते हैं, लेकिन हम केवल टॉप 20% का ही सेक्स सीमन बनाते हैं। तो वो भी आप चूज करते हो क्यों बनाना है ना? जी जी जी, क्योंकि हम चाहते हैं कि पैकेज मिले किसान को, पैकेज। जैसे मोदी जी कहते हैं डबल इंजन की सरकार, ऐसे हम कहते हैं पैकेज मिलना चाहिए। न केवल टेक्नोलॉजी सेक्स सीमन की, उसके साथ साथ जो बेस है अच्छी जेनेटिक्स, वो निश्चित रूप से मिलनी चाहिए। और ये हमने हर एक नस्ल में किया है। ठीक है। ऐसा नहीं कि एचएफ जर्सी में ही किया, हमने मुर्रा में भी यही किया, हमने साहिवाल में भी यही किया, हमने गिर में भी यही किया कि जो बुल हमारे पास थे उसमें टॉप के जो बुल थे 20% के, केवल उन्हीं को हमने सेक्स किया और वही किसानों को वो मिल रहे हैं। ठीक है। तो इसमें जैसे कोई किसान अपनी गाय या भैंस को सेक्स सीमन का प्रयोग करता है तो उसकी सही स्टेज क्या रहती है कि कौन से ब्यांत में सेक्स सीमन का प्रयोग करना चाहिए? देखिए, ब्यांत में तो हम ये कहते हैं हीफर में सबसे अच्छा, हीफर में तो बल्कि दूसरा कोई सीमन लगाना ही नहीं है। ठीक है। हीफर में सेक्स सीमन ही लगाना है। उसका बड़ा कारण क्या है, क्यों उसका बड़ा कारण ये है, दो प्रमुख कारण है। नंबर एक, हीफर में कोई भी इन्फेक्शन जो कि गाय में हो सकता है रिप्रोडक्शन से संबंधी, वो नहीं होता। ठीक है। हीफर बिल्कुल क्लीन है, अभी तक कभी यूट्रस में बच्चा नहीं आया, कभी कोई मेटिंग नहीं हुई बुल से, तो बिल्कुल क्लीन है, रिप्रोडक्टिवली क्लीन। ठीक है। दूसरा जो एक मेन दिक्कत है वो ये, एचएफ जैसी ब्रीड की अगर हम बात करें, एचएफ ब्रीड में जितना दूध उत्पादन में शरीर के पोषक तत्व निकलते हैं बाहर, उतने पोषक तत्व वापस शरीर में जाने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता और इसकी वजह से एनिमल नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में चला जाता है। रिप्रोडक्शन में हम हमेशा किसान भाइयों को भी बताते हैं, पशु के लिए रिप्रोडक्शन विलासिता की चीज है, लग्जरी है। जब तक उसके बेसिक संसाधन, रोटी कपड़ा मकान जैसे हम आदमी में कहते हैं, ऐसे ही उसके भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सब कुछ ठीक नहीं होगी, तब तक वो प्रजनन के बारे में नहीं सोचेगा। इसीलिए हीफर में बिल्कुल लगाइए। पहली ब्यात, दूसरी ब्यात, तीसरी ब्यात की ऐसी गायों में जिसमें कोई इनफर्टिलिटी ना हुई हो, जेर ना रुकी हो, बच्चा ना फंसा हो, कभी मेट्राइटिस ना हुई हो, ऐसे सभी पशु इसके लिए आदर्श हैं। बाकी जो पशु बचते हैं उसमें आप कन्वेंशनल सीमन प्रयोग कर सकते हैं। जी। तो एबीएस अभी क्या, जैसे कि एबीएस का पता ही है सभी को, जैसे भी कहीं भी सेक्स सीमन जाता है तो आप एआई वर्कर्स को या डॉक्टर्स को ट्रेनिंग देते हैं कि एबीएस को हीफर में प्रयोग करना है, ऐसे प्रयोग करना है ना, तो आपके अलग अलग ट्रेनिंग कैंप चलते रहते हैं जी। आज आप बताइए कि एक फार्मर जो है जब अपने पशु को एआई कराए तो उसको क्या ध्यान रखना है? जैसे कि हमने पहले भी कई बार वीडियो में बताया कि जैसे आपके पास डॉक्टर आए, सीमन सिलेंडर में से निकाले, कई बार क्या होता है वो ऐसे गर्म करता है, तो उसके लिए थोइंग का क्या प्रोसेस रहता है, उसकी कटिंग का क्या, आपका पशु कैसे काबू हो, कैसे, किन किन बातों का ध्यान एक पशुपालक को भी रखना चाहिए? क्योंकि आपकी ट्रेनिंग जो है एआई डॉक्टर के लिए होगी, है ना, प्रैक्टिशनर के लिए होगी, तो फार्मर के लिए आप क्या बताते हैं? जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने, और ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे जितने पशुपालक भाई हैं वो इसके लिए बिल्कुल जागरूक रहें, क्योंकि प्रोसेस बिल्कुल वेल डिफाइंड है और बिल्कुल क्लियर है। अगर उसमें कहीं झोल हुआ किसी भी स्तर पे तो रिजल्ट में कमी आ जाएगी। तो मैं इसको बहुत विस्तार से बताना चाहूंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्रश्न आपने, बहुत ही वाजिब प्रश्न पूछा। पहला बात तो ये कि जो सीमन की साज संभाल है वो वैसी ही है जैसी कन्वेंशनल की है। इसका मतलब ये है कि हमने सीमन बनाया और उसको लिक्विड नाइट्रोजन में रखा, हमेशा जब तक वो इस्तेमाल ना हो जाए उसको लिक्विड नाइट्रोजन में डूबा रहना चाहिए, ये प्राथमिक आवश्यकता है। इसके बाद पहला क्रम ये आना चाहिए कि आपने बुलाया किसी इंसेमिनेटर को कि भैया आ जाइए, आप इंसेमिनेट कर दीजिए। ठीक, उसमें सबसे पहला था थॉइंग, स्ट्रॉ को गर्म करना। स्ट्रॉ को गर्म करने की एक ही विद्या है, 30 से 60 सेकंड तक 37 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में उसको डुबोया जाए। इसके अलावा कोई भी प्रक्रिया अगर इस्तेमाल की जा रही है कि उसको जेब में रख के लाया जा रहा है, हाथों से गर्म या उसको हाथों से गर्म किया जा रहा है, या पानी का तापमान 37 डिग्री नहीं है, या बर्फ में लेके चला जा रहा है, सब गलत है। सबका रिजल्ट आपको नुकसान करेगा। तो उसमें ये भी मैं आपको यहाँ रोकना चाहता हूँ कि गर्म पानी चेक करने का तरीका क्या है? हाँ, ऐसे उंगली डाल के चेक कर रहे हैं या उसका भी कोई प्रोसेस है? बिल्कुल, आपने जो कहा
अभी सर्दी का मौसम है, हाँ। मैं उंगली डालूंगा गलत नापेगी, गलत नापेगी, मई के महीने में नापूंगा गलत अलग नापेगी। नापेगी। तो ये बिल्कुल अलग अलग है। इसके लिए या तो थर्मोमीटर का इस्तेमाल करें, नहीं तो एबीएस का एक थर्मोमीटर है। थर्मोमीटर में बिल्कुल जैसे ही 37 पे आता है वैसे ही हरा हो जाता है, अगर ऊपर नीचे तापमान आएगा तो रेड हो जाएगा। तो आप बिल्कुल, अच्छा वो पानी में बिल्कुल डुबाया जा सकता है, प्लास्टिक में है, कभी खराब नहीं होगा। एक आप खरीद लीजिए, पूरी जिंदगी के लिए आपका साथी रहेगा। एबीएस थर्मोमीटर 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान नापने के लिए, और किसी भी चीज का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है जी। 37 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी होना चाहिए और 30 सेकंड कम से कम, 60 सेकंड ज्यादा से ज्यादा ये समय होना चाहिए। इसमें आप सीमन थौ करें। थौ करने के बाद सीमन को अच्छी तरह पोंछना जरूरी है। ठीक है। इसके लिए कॉटन का कोई भी कपड़ा या टिश्यू पेपर लिया जा सकता है। ये इसलिए जरूरी है कि कृत्रिम गर्भाधान करते समय पानी की बूंद के संपर्क में सीमन ना आ जाए, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। कुछ शुक्राणु मर जाएंगे, बल्कि कई लाख शुक्राणु मर जाएंगे और नुकसान होगा, रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है। अब ये तो हुई यहाँ तक की बात, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि कृत्रिम गर्भाधान किस समय करना है कि पशु प्रेग्नेंट हो जाए। और यहाँ पर सबसे बड़ा अंतर हम देख रहे हैं। किताबों में भी लिखा है, पढ़ा भी गया है, बताया भी गया है, मॉर्निंग इवनिंग रूल। यानी पशु सुबह गर्मी में आया तो शाम को यही कर दो, शाम को गर्मी में आया तो अगले दिन सुबह करा दो। लेकिन इसमें अपवाद देखने को मिल रहा है, और आजकल तो बहुत ज्यादा है। आजकल पशु गर्मी में रहता है 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन भी चला जाता है। 5 दिन भी चला जाता है। इसमें ये मान के चल लीजिए कि उदाहरण के लिए कोई पशु 4 दिन तक गर्मी में है, तो ये मान लीजिए पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन अगर कोई भी कृत्रिम गर्भाधान किया गया, उसका कोई रिजल्ट नहीं आना है। आपको पशुपालक क्या बताएगा कि साहब मैंने कराई थी यही, फिर बोल रही है, फिर तार डाल रही है, फिर अगले दिन फिर कराओगे, फिर बोलेगा नहीं साहब फिर डाल रही है अगले, तो आपको इसका रिजल्ट नहीं मिलना। लेकिन इसमें एक चीज बड़ी सही है कि अगर एक गाय 4 दिन तक हीट में रहती है तो अगली साइकिल में भी 4 दिन तक रहेगी। ये भगवान ने बिल्कुल ठीक कर रखा है, फिक्स कर रखा है। जरूरी क्या है पशुपालक के लिए, और क्योंकि यहाँ हम पशुपालक की बात कर रहे हैं, वो नोट करके रख ले कि साहब ये 4 दिन तक हीट में रहती है। अब एआई का सही समय चौथे दिन के आखिरी 12 घंटे, इस पीरियड में अगर एआई कराई जाएगी सबसे बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। जैसा मैंने पहले बताया, पहले, दूसरे, तीसरे दिन में की गई एआई का रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो अगर इस तरीके से पशुपालक करें तो निश्चित रूप से उनका जो सक्सेस रेट है, कंसेप्शन रेट है, वो बहुत ज्यादा उनको मिल सकता है। दूसरा ऐसा भी है कि जो भी टेक्नीशियन आए हैं वो निश्चित रूप से जांच करके बताएंगे। अगर वो ये कह रहा है कि साहब अभी रुक जाओ, तो उसकी बात भी माननी चाहिए, क्योंकि अगर वो कह रहा है अपने अनुभव के आधार पर, तो निश्चित रूप से बात करा के ही आपको लाभ होगा, उसमें जल्दी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, जैसे अभी हम बात कर ही रहे हैं पशुपालक को, आप है ना बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं। एक बात और बता दीजिए कि कई बार क्या होता है, कहते हैं कि हमने पानी में सीमेंट डाला, वो पानी में डूब गया या ऊपर तैरने लगा, तो क्या इसमें सच्चाई है कि क्या खराब है, क्या सही है? नहीं, सब सही है। देखिए, जब आप पानी में डुबोएंगे और निकालेंगे तो आपको ये तो दिख जाएगा कि सीमन उसमें कितना है। 1 सेंटीमीटर का लगभग एयर गैप होता है, जो होना ही चाहिए, क्योंकि लिक्विड नाइट्रोजन में कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है थोड़ा, पानी में फिर एक्सपैंड होता है, तो वो जगह सीमन को देनी है। इसीलिए बिल्कुल बनाया गया है नियम कि 1 सेंटीमीटर लगभग 10 मिलीमीटर जगह तो खाली है। अगर उससे ज्यादा खाली है, मान लीजिए लेबोरेटरी लेवल पे कहीं कोई दिक्कत हो गई तो तैरता है। अच्छा, ये भी है, लेकिन ऐसा हर एक स्थिति में हो ये जरूरी नहीं है। कई बार क्या होता है, कॉटन प्लग, एक सिरे पे कॉटन प्लग होता है, उसके बाद के हिस्से में भी हवा रहती है, तो भी तैरता है। तो आपको देखने पे पूरी जानकारी मिल जाएगी कि ये क्यों तैर रहा है। इसका सीमन के अच्छे होने से या खराब होने से लिंक करना इसको ठीक नहीं है, मतलब जब तक आप स्वयं ना देख लो। स्वयं तो ये बातें मतलब पूरी तरह सच भी नहीं है जी। ये तो वही बता सकता है, जैसे आप तो इस पे काम कर रहे हो, जैसे कोई अनुभवी हो, है ना, वही बता सकता है। आम पशुपालन को इन चीज़ों में नहीं, मुझे लगता है नहीं पढ़ना चाहिए कि वो तैर रहा है या डूब रहा है। ठीक है जी। तो इसमें अभी एबीएस का और क्या योगदान चल रहा है कि जैसे नए बुल आप लेके आ रहे हो,
इनकी प्रोडक्शन पे, सेक्स सीमन पे, कन्वेंशनल सीमन पे काम कर रहे हो, अलग अलग नस्लों पे काम कर रहे हो, और फार्मर्स के लिए एवीएस का क्या आगे काम चल रहा है? जी देखिए, जैसा इस बार के आपने ये बुल्स की जिक्र किया, तो इनके बहुत सारे ट्रेड्स हैं। एक तो हमने ये देखा कि हिंदुस्तान के लिए क्या ज़रूरी है। भाई बुल्स में तो बहुत सारे ट्रेड हैं, जिसमें अब यूएसए से आए हैं तो उसमें अपने ही पसंद के उनके ट्रेड्स हैं। जैसा मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, यूएसए में बुल प्रोटीन पे सेलेक्ट होते हैं क्योंकि वो चीज़ बनाना चाहते हैं। ठीक है। हमारे यहाँ अभी वो स्थिति नहीं आई है, अभी हम फैट पे ही ज़्यादा काम करते हैं। तो हमारा एक स्ट्रेस रहता है कि साहब दूध तो आना ही चाहिए मिनिमम, वो तो गिवन है कि साहब 12,000 किलो कम से कम दूध आना चाहिए एक लैक्टेशन में 300 दिन में। ठीक है। उसके अलावा फैट ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। उसके अलावा प्रोडक्टिव लाइफ, ये एक ट्रेड है जिस पे हमने बहुत काम किया शुरू से। इसका मतलब ये है कि क्या ऐसा हो सकता है कि 300 दिन से ज़्यादा दूध दे, तो अभी जो बोलेंगे 3 से 4 महीने तक प्रोडक्टिव लाइफ इनमें ज़्यादा है। तो ये मान के चल लीजिए करीब 100 दिन की कैपेबिलिटी है इनमें दूध ज़्यादा देने की। तो इससे किसान को पैसे में बहुत फायदा होने वाला है, नंबर 1। नंबर 2, सोमैटिक सेल स्कोर एक ट्रेट है जो कि ये डिसाइड करता है कि मैस्टाइटिस की संभावना कितनी कम है। तो 3 जो है इसका इंटरनेशनल स्कोर है 3। इससे कम वैल्यू के बुल ही हमने सेलेक्ट किए हैं। इस बार स्पेसिफिकली एक ट्रेट नया जुड़ा है जिसको हम कहते हैं मिल्किंग स्पीड। ये आज तक नहीं था। जैसा अब ये ज़्यादा दूध देने वाले पशु हैं, पिछले वर्ष भी जो रिकॉर्ड बनाया है 82 किलो 82.3 लीटर का रिकॉर्ड बनाया, तो इतने पशु दूध देने वाले हिंदुस्तान में भी हैं। पंजाब की गाय है वो। पंजाब की गाय है, बिल्कुल। अब इसमें देखिए अगर ऐसे पशु हैं तो मिल्किंग स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आम तौर पर आप ये मान के चल लीजिए जो मिल्किंग मशीन हम इस्तेमाल करते हैं 4 साइफन उसमें है, लगभग 1 मिनट में 1 लीटर दूध एक्सट्रैक्ट करती है। इसका मतलब चारों मिला के 4 लीटर 1 मिनट में। तो इस हिसाब से 20 लीटर दूध लगभग 5 मिनट में निकलना चाहिए। ये स्टैंडर्ड है। तो इंटरनेशनली 5 to 7 मिनट्स दिया गया है कि लगभग दूध निकलना चाहिए। तो अभी हाई मिल्किंग के बुल्स काफ़ी सारे ये लाए गए हैं, इसमें ये ऐड हुआ है इस बार ट्रेट। तो इसमें क्या है, जितनी जल्दी मिल्किंग होगी टीट साइफन उतने कम देर खुला रहेगा और उतना मैस्टाइटिस की संभावना और कम हो जाएगी। ये कहाँ से आया, ये देखते हुए कि हमारे यहाँ मैस्टाइटिस बहुत बड़ी समस्या है, बहुत ज़्यादा पैसा पशुपालक का मैस्टाइटिस पे खर्च होता है। तो जेनेटिक्स के माध्यम से इस पे क्या काम किया जा सकता है, ये काम किया मिल्किंग स्पीड। तो मिल्किंग के बाद जैसे पशु को आधा घंटा खड़ा रखने की बजाय वो समय कम हो जाएगा फिर, क्योंकि वो उनके सुराख जो अथन होंगे वो बंद हो जाएंगे जी, और मैस्टाइटिस ऑलराउंड कम हो जाएगी जी। ठीक है। और जैसे जैसे इसका सिलेक्शन होता जाएगा, इस ट्रेट का और आगे जाके इवोल्यूशन होगा, वैसे वैसे क्या होगा, आपको जिसको हम कहते हैं ना जी बहुत सख्त दूने वाली गाय है, वो सख्त दूने वाली गाय खत्म हो जाएंगी, धार सख्त है, हाँ बिल्कुल गोल धार सही मिल्किंग स्पीड की गाय रह जाएंगी आपके पास। और यही जेनेटिक्स में होना चाहिए कि पशुओं का चयन ऐसे होना चाहिए जो कि जरूरत के हिसाब से बने, काम करे। सो मतलब एवीएस का इस पे ज्यादा फोकस चल रहा है इन चीजों को देखते हुए। तो एक चीज डॉक्टर साहब इसमें थी कि आप अभी बात कर रहे थे कि 300 दिन में 14,000 या 12,000 वो दूध होना चाहिए। अब क्या है, जैसे हम आपकी वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पॉन्ड्स में या एलबीज में लिखा होता है कि ये इतना है। एक आम फार्मर उसको कैसे समझे कि ये कितना दूध दे सकता है, उसको कैसे कन्वर्ट करे 300 दिन में? जी वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो भी लिखा है, मान के चलो उदाहरण के लिए हम कहते हैं वहाँ 800 एलबीएस लिखा है, तो एलबीएस इज पाउंड, मोटा मोटा मान के चलो 400 किलो लगभग, मोटा मोटा, ठीक है जी। तो पहले तो यह है कि ये डेटा का क्या मतलब है। इस डेटा का मतलब ये है कि हॉल्स्टीन एसोसिएशन के डेटाबेस में आज की तारीख में करीब 1 करोड़ गाय है, 1 करोड़ से ज्यादा गाय है, उनका एवरेज जो है उससे ऊपर दूध देने वाला ये बुल का सीमन रहेगा। तो एवरेज कितना है? एवरेज लगभग मान के चल लीजिए आप 12,300 किलो आज का लगभग एवरेज। तो वो 12,300 तो रहेगा ही, उससे ऊपर आएगा, उससे ऊपर जहाँ 800 लिखा है। हाँ। तो उसका मतलब क्या 400 किलो 400 किलो, ठीक है, ये बेयर मिनिमम है और इससे ऊपर भी जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जो ट्रेड्स हैं ये पॉजिटिव होने जरूरी हैं, मिल्क के लिए भी, प्रोटीन के लिए भी, फैट के लिए भी, ठीक है। इसके साथ आप समझिए डिफरेंशिएशन में और क्या चीज आ गई। अभी कुछ ऐसी संस्थाएं हैं, कुछ ऐसे बिजनेस हैं जो ये कहते हैं कि साहब नहीं, हमको तो ज्यादा एसएनएफ का दूध चाहिए। बिल्कुल,
जैसे चीज इंडस्ट्री, आइसक्रीम, चॉकलेट इंडस्ट्री, इनको हाई एसएनएफ का दूध चाहिए। तो अभी टेलर मेड सोल्यूशन है जहां ऐसे भी बुल हैं जिससे एसएनएफ बहुत ज्यादा दूध में आएगा। तो हाई कंपोनेंट का भी दूध अच्छी जेनेटिक्स का प्रयोग करके किसान ले सकते हैं, वो भी डिफरेंशिएशन। तो ये सारा कुछ आप निर्धारित कर लेते हो आसानी से कि ये अगर इस चीज की डिमांड हो रही है तो ऐसा बुल लाना है, जी, अगर जी, इस जी। चीज की डिमांड है तो ऐसा बुल लाना है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, वो सारा आपकी टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी है जी। और मैं कहता हूँ कि किसानों का फीडबैक है हमारे लिए हमारी सबसे बड़ी जो कुंजी है, वो किसानों का डेटाबेस है। जब किसान वापस आके बोलते हैं साहब ये बुल ने ऐसा परफॉर्मेंस किया, ये बुल ने ऐसा परफॉर्मेंस किया, इसमें ये कम हुई चीज, इसमें ये ज्यादा हुई चीज, वो हमारे लिए एक फीडबैक है। और अब देखिए, पहला सीमन इंपोर्ट एबीएस ने 2016 में किया था। ठीक है। पिछले साल की जो चैंपियन गाय है 82 किलो की, वो उस बैच में एक बुलाया था स्ट्राइकर, उसकी डॉटर थी वो। ठीक है। तो वो ये समझिए कि वो अब परफॉर्म कर रही है, क्योंकि है। उसका टाइम आना, इतना समय लग जाता है। अभी और धीरे धीरे ये समय कम होता जाएगा। लेकिन जिन लोगों को भी ये शंका थी कि साहब वहाँ की जेनेटिक्स यहाँ के वातावरण में काम नहीं करेगी, या फिर मेरे को लोग ये कहते थे कि साहब ये सिर्फ विदेशों में होता है, हिंदुस्तान में नहीं होता, या फिर लोग ये कहते थे साहब 10,000 लीटर, 12, 13, 14,000 लीटर की तो बात छोड़ दो, 10,000 भी आ जाएगी तो मैं मान जाऊंगा। ठीक है। आज की तारीख में हजारों गाय हैं हमारे डेटाबेस में जिनका दूध 10,000 से ऊपर है। 10,000 से ऊपर है। ये तो वो गाय हैं जो चैंपियनशिप जीत रही हैं, जो लगभग 3rd लैक्टेशन की हैं। जो F1 जनरेशन की गाय हैं, वो आप पंजाब में देखा होगा और आपने तो देखा भी होगा, 40 से 50 लीटर तो एवरेज निकाल रही है। और आप ये सोचिए कि उसके बाद तो ये एक ट्रांच आ गया, फिर 2021 में एक बार बुल लाए गए, और अब ये 2026 में लाए गए। निरंतर जेनेटिक्स में वृद्धि हो रही है। और अब इसमें तो जो बुल लाए गए हैं ये 3,000 से भी ऊपर GTPI के बुल हैं। तो ये मान लीजिए कि उन्हीं ट्रेड्स को देखते हुए, समझते हुए और आगे जाने की प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर मैं ये भी एक बात स्ट्रेस करना चाहता हूँ कि हम एक सस्टेनेबल पशु की तरफ बात कर रहे हैं। हम एक 1 लैक्टेशन वंडर एनिमल की बात नहीं कर रहे कि एक लैक्टेशन में पशु आया, उसने बहुत ज्यादा दूध दिया और फिर वो कहीं खत्म हो गया। हमारे यहाँ कलिंग यानी कि जो रिमूवल है वो एनिमल का पॉसिबल नहीं है। किसान भाई उसको तभी भी खूंटे पे खड़ा करके खिलाता है जब वो दूध नहीं देता है। ऐसे पशुओं में हम क्या चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ब्यात वो पशु के द्वार पे गुजारे। सस्टेनेबल एनिमल होने के लिए जरूरी क्या है, बहुत ज्यादा वजन ना हो, पैर बहुत स्ट्रांग हो, खुर उससे भी ज्यादा स्ट्रांग हो, फीड एफिशिएंसी बहुत अच्छी हो, प्रोटीन फैट का सही अनुपात हो, और दूध ऑप्टिमम हो। इसको हम कहते हैं सस्टेनेबल एनिमल। तो तैयारी एक ऐसा सस्टेनेबल एनिमल तैयार करने की है, और इस दिशा में बहुत प्रयास हुआ ही है। किसान भाइयों ने बहुत लाभ उठाया ही है, जो यहाँ के वातावरण में काम कर सके और साथ ही साथ ऑप्टिमम बेनिफिट भी किसान को दे सके। ठीक है। सो इसमें जैसे डॉक्टर साहब क्या होता है कि अभी हम HF की बात कर रहे हैं। सो HF में जैसे आप मास्टाइटिस को कम करने के लिए आपने नए बुल ले आए, तो उसमें एक बड़ा चैलेंज रहता है रिपीट ब्रीडिंग का। तो बहुत सारे पशुपालक क्या कहते हैं कि भाई HF रखोगे, रिपीट ब्रीडिंग की दिक्कत रहेगी, चाहे वो उनकी डाइट प्लान में कमी हो, चाहे वो चीज़ें अलग बात है, वो पशुपालक अलग नज़रिए से देखता है कि चलो है। तो उसके लिए क्या कर रहे हो आप? जैसे रिपीट ब्रीडिंग पर सुधार करना होगा, तो उसके लिए आने वाले समय में या अब क्या काम चल रहा है एबीएस की तरफ से, या फिर फार्मर को अवेयर करने के लिए आप क्या कर रहे हो? जी, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, इसमें ये बात समझना चाहिए कि जिस ब्रीड की हम बात कर रहे हैं HF की, दुनिया की सबसे कामयाब नस्ल है, हिंदुस्तान की नहीं, दुनिया की। और इसने अलग अलग ज्योग्राफी में, अलग अलग वातावरण में, अलग अलग न्यूट्रिशन स्टेटस में अपने आप को परफॉर्म करके दिखाया है। तो हम इसमें सबसे ज्यादा जो काम कर रहे हैं वो जागरूकता के प्रति कर रहे हैं। हम लोगों को ये जागरूक कर रहे हैं कि जेनेटिक्स आपको उस लेवल पे पहुंचाने का माध्यम है जहां आप उस लेवल पे पहुंच गए, लेकिन दूध तो निकलेगा अच्छे भोजन से और अच्छे मैनेजमेंट से ही। पोटेंशियल हो सकता है हमने 40 किलो का तैयार कर दिया, लेकिन अगर भोजन, पानी और मैनेजमेंट सही नहीं हुआ, हो सकता है वो 20 लीटर दे। जब आप 40 लीटर के बराबर उसको भोजन दे दोगे, जब आप 40 लीटर के बराबर मैनेजमेंट कर दोगे, तो अब 40 लीटर पे आ जाएगी जी। और ऐसा हुआ है। एक ही बुल के सीमन से पैदा हुई जो बच्चियां हैं वो अलग अलग वातावरण में अलग अलग दूध देती हैं। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ
तो इस पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे फील्ड टेक्निकल मैनेजर हैं, पंजाब में भी हैं, जो अलग अलग पशुओं की ये पशुपालकों की मीटिंग करते हैं और उनको सेंसिटाइज करते हैं। आप जैसे हमारे सहयोगी हैं जो हमारी बात को लोगों तक अलग अलग माध्यमों से पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और आजकल मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया के द्वारा तो क्रांति आ गई है, जहां पशुपालक को बिना कुछ खर्च किए सूचना, जो आधुनिक से आधुनिक सूचना है और जिसको हम कहते हैं SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर किसी भी चीज का, उसको जानने का मौका मिल रहा है। इससे होगा क्या कि जहां भी बीच में जो मिडलमैन की तरफ से गलती हो रही थी वो खत्म हो जाएगी। और पशुपालक को भी ये पूछने का पूरा अधिकार है कि मेरा पशु है, आपने क्या लगाया, किस विधि से लगाया, उसका क्या रिजल्ट आएगा। तो ये जब पशुपालक स्वयं जागरूक होगा, हमने पंजाब में बहुत देखा है, पंजाब में पशुपालक वो स्ट्रॉ तक संभाल के रखते हैं जिसका इंसेमिनेटर ने किया है। उसको बाकायदा टेप से चिपका के उन्होंने कॉपी में रखा है। इससे बढ़िया मेहनत और इससे बढ़िया ध्यान क्या रखा जाएगा, जहां उसको ये तो पता हो कि भाई इसका सीमन लगाया क्या था, तभी ये निर्धारित हो पाएगा कि अच्छा या खराब। दूसरा मैं उसमें ये भी बताता हूँ कि जो अच्छा है वो हमेशा अच्छा रहेगा, और इसका पता इस बात से चलता है कि कितने पशुपालक उसको याद करते हैं। आज मुझे कहने में बहुत गर्व महसूस होता है कि मैं ABS कंपनी को रिप्रेजेंट करता हूँ, लेकिन हमारे पशुपालक भाई हमको हमारे बुल के नाम से जानते हैं। हमको इस नाम से जानते हैं कि साहब ये वो लोग हैं जो स्ट्राइकर लाए थे, ये वो लोग हैं जो हैमर लाए थे, अरमाडा लाए थे, पाइपर लाए थे। तो वो देख के बड़ी खुशी होती है। दूसरा, जिसके द्वार पे उसने परफॉर्म किया वो ता जिंदगी उसको याद रखता है, हमको भी याद रखता है और उसको भी याद रखता है। जी। सो जैसे आपने बोला है कि वो स्ट्रॉ संभाल कर रखता है जी, ये वो लोग संभाल के रख रहे हैं जिन लोगों को इसकी नॉलेज है जी। आज आप बताइए कि इसको संभाल कर रखने का फ़ायदा क्या है, क्या हम इन ब्रीडिंग को कैसे रोक सकते हैं। जो स्मॉल फार्मर है, जो अभी फ़ोन करता है किसी को भी, डॉक्टर को जा, AI वर्कर को, आ जा भाई कीट में आई है, AI कर जा जी, तो वो आता है, टीका भर जाता है, सीमन स्ट्रो का पता नहीं कहाँ लिफाफे में डाल के गोबर में फेंकी है, कहाँ पड़ी है, तो उसका किसी को कोई पता नहीं। वो क्यों जरूरी है, उसके बारे में बताइए थोड़ा। नहीं, बहुत जरूरी है। देखिए, डेटा की बड़ी कीमत है, हर जगह आप देख रहे हो, हर फील्ड में डेटा की बड़ी कीमत है। अब क्या है, किसान को कोई तभी तक धोखा दे सकता है जब तक कि जानकारी का अभाव हो या फिर एविडेंस ना हो। अब स्ट्रॉ, अगर खाली स्ट्रॉ रखा है तो वो एविडेंस जैसा है। इसमें क्या है, उसमें इंफॉर्मेशन क्या क्या है, कौन सा बुल था, कौन सी ब्रीड थी, कब बना था, किसने बनाया था, उसके साथ साथ हर एक स्ट्रॉ पे एक अल्फा न्यूमेरिक कोड भी है। अब आप ये मान के चलिए कि जितने सेक्स स्ट्रॉ हम बना रहे हैं, हर एक स्ट्रॉ पे एक यूनिक कोड है, जो सिर्फ उसी स्ट्रॉ का कोड है, उसकी पहचान है, उसकी पहचान है। और अगर किसी ने काउंटरफीट करने की कोशिश की, नकली स्ट्रॉ बनाने की कोशिश की, जो बना रहे हैं, तो उसका पता भी उस यूनिक कोड से चलता है। यहाँ तक कि हमारी वेबसाइट पे एक पूरा पोर्टल है जिसपे कि आप दे सकते हैं स्ट्रॉ ऑथेंटिक है या नहीं है। केवल आपको वो यूनिक कोड उसमें डालना है, 6 डिजिट का यूनिक कोड है, वो आप डालिए, उसमें आपको तुरंत बता देगा कि स्ट्रॉ वैध है कि नहीं। तो वहां से पता लग वहां से पता चल जाएगा। यही विद्या अब हमने कन्वेंशनल स्ट्रॉ में भी शुरू कर दी है। ठीक है, ताकि ये जो काउंटरफीट और नकली सीमन बनाया जा रहा है, इस पे पूरी रोकथाम लगाई जा सके। ठीक है जी। सो एक चीज और, अब जैसे कोई भी पशुपालक है अपने डेयरी के काम को बढ़ाना चाहे जी, चाहे वो सेक्स सीमन के माध्यम से बढ़ाए, चाहे कन्वेंशनल सीमन से माध्यम से बढ़ाए, तो आप तो बहुत लंबे समय से काम कर रहे हो, अलग अलग ब्रीड पे आपने काम किया है, टेक्निकल भी आप पूरी तरह से काम कर ही रहे हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि क्रॉस ब्रीड, कुछ लोग क्या करते हैं कि हमने फार्म करना है 20-25 लीटर वाली, हम प्योर ब्रीड की बजाय क्रॉस ब्रीड रख लेते हैं, एक तो खर्चा कम है और दूध भी अच्छा दे देगा और हमारे एरिया में भी अच्छी रह लेगी, क्योंकि अभी तक पूरी इन्फॉर्मेशन ही है कि HF मैनेजमेंट थोड़ा बाकी से अलग होता है। अगर हम साहिवाल गिर की बात करें तो HF का मैनेजमेंट उनसे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा मैनेजमेंट चाहिए इसके लिए। तो क्या क्रॉस ब्रीड रखना सही है या फिर कोई जानकारी लेके वो HF जर्सी या अच्छी ब्रीड पे काम करे? देखिए, अगर कोई ऐसे पशुपालक हैं जो नया डेयरी शुरू करना चाहते हैं, या वो भी जिनके पास ऑलरेडी डेयरी है, उनके लिए हमारा सभी का ये वो रहता है कि आप
प्योर ब्रेड पशु ही पालें। ठीक है। क्रॉस ब्रेड से इतने साल से, देखिए अभी करीब 40 वर्ष होते हैं पूरे देश में जब क्रॉस ब्रीडिंग का कार्यक्रम चल रहा है। इसमें दिक्कत कहाँ हुई? पॉलिसी में दिक्कत नहीं थी, इसमें दिक्कत हुई एग्जीक्यूशन में। क्रॉस ब्रेड में क्या सीमन लगना चाहिए वो निर्धारित है, लेकिन क्या सीमन लगा एक्चुअली वो बहुत फर्क है, वो फर्क है। और यहीं पर दिक्कत हो गई। अब हमारे यहाँ क्रॉस ब्रेड के नाम पे ऐसी खिचड़ी बन गई है कि उसका जो डिजायर्ड रिजल्ट, जिस उद्देश्य से पशुपालक ने उसको रखा था, उद्देश्य क्या था? दूध और फैट, ये दोनों ही उसको मिल नहीं पा रहे। पता ही नहीं है किस चीज से क्रॉस है, क्या हो रहा है, और ये बड़ी दिक्कत है। अच्छा, जब आप अभी हम कहते हैं सेक्स सीमन का सबसे बड़ा फायदा है सेल ऑफ एनिमल। सेल ऑफ एनिमल। ऐसे बहुत सारे पशुपालक हैं जो ये कहते हैं कि साहब दूध प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन सेकेंडरी है, पीछे गया वो। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि वो जो हीफर आएगी उसको मैं बेचूंगा कई लाख रुपए में और उससे पैसे कमाऊंगा, और बहुत ज्यादा पैसे कमाऊंगा। तो ये प्योर ब्रीडिंग में ही संभव है। तो हमारा इसमें उनके लिए एक ही वो है कि आप मान लीजिए 100 एनिमल का डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं तो आप 70-30 का रेशियो रखिए। 70 आप HF रखिए, प्योर HF, और 30 जर्सी रखिए। ठीक है। इससे होगा क्या? इससे शुरू में आपको दोनों का मैनेजमेंट का पता चलेगा। जर्सी बहुत कॉम्पैक्ट एनिमल है। HF जिस स्थिति में था आज से करीब 10 साल पहले, जहां हम देखते थे कि 8-9 कुंटल की एक गाय है, बहुत बड़ी, बहुत ऊंची, जिसको संभालना मुश्किल था, उस स्थिति से अब जेनेटिक्स ने उसको बहुत कॉम्पैक्टनेस पे ला दिया है। अब हम बात कर रहे हैं करीब करीब 700 किलो की गाय की, 700 भी ज्यादा हो गया, लगभग 650 किलो की गाय की, जो कॉम्पैक्ट है, मैनेजमेंट में आसान है, पालने में आसान है, और दूध पूरा देती है। एनर्जी एफिशिएंसी, ये फीड एफिशिएंसी बहुत अच्छी है। इसी के साथ साथ क्यों हम कह रहे हैं कि आप जर्सी पालो? जर्सी मेरे हिसाब से आने वाला भविष्य जर्सी है, उससे भी कॉम्पैक्ट है, बीमारी के हिसाब से भी उससे भी कम बीमारियां हैं, हूफ ज्यादा सख्त है। HF में हूफ थोड़ा नर्म है, व्हाइट हूफ से तो नर्म होते हैं, जर्सी में काले हूफ होते हैं तो वो बहुत सख्त होते हैं, और मैनेजमेंट उसका आसान है। तो कहीं ना कहीं अगर उसको शुरुआत में इस वजह से कि उसको जानकारी का अभाव है या उसको अनुभव नहीं है, HF में कुछ कमी आएगी तो उसकी पूर्ति जर्सी कर देगी। दूसरा, कोई भी ये शिकायत नहीं कर पाएगा कि साहब दूध पतला है या कोई भी इस तरह की दिक्कत है, क्योंकि जर्सी से दूध की फैट, दूध का प्रोटीन सब बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा, और अंदाजा भी हो जाएगा दोनों का। ये कभी नहीं करना कि HF में जर्सी का सीमन लगा दिया, जर्सी में HF का लगा, ये बिल्कुल नहीं करना है। तो वो अपने फार्म पे नस्ल खराब करने का काम, बिल्कुल खराब करने का। HF को HF से ही क्रॉस कराना है, जो बढ़िया से बढ़िया सीमन हो। अभी जैसे हमने कुछ देर पहले समझा कि हीफर में तो आप सबसे बढ़िया नस्ल का, सबसे बढ़िया बुल का सेक्स सीमन लगाना है, आंख बंद करके, कुछ सोचना ही नहीं है। तो ABS की तरफ से HF या जर्सी में कौन से अच्छे बुल है जो फार्मर इजीली प्रयोग कर सकता है आंख बंद करके? देखिए इस समय तो क्या है, अभी हम जर्सी की बात करें तो जर्सी के तो काफी 2-3 साल से किसान भाई लगा ही रहे हैं। तो इसमें रोमियो, जर्सी की बात कर रहे हैं? हाँ, जर्सी की बात कर रहे हैं। ये बहुत टॉप बुल अभी चले हैं। हाँ, रोमियो, ट्रेंट, ये बहुत चले हैं, और इनका रिजल्ट बहुत बेहतरीन आया है। खासतौर से मैंने बताया जो स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज हैं जिनको कि SNF ज्यादा चाहिए, उनके लिए तो वरदान से कम नहीं है। और आप देखेंगे कि इस साल नहीं तो इससे अगले साल सारी चैंपियन जर्सी की इन्हीं बुल्स की आने वाली है। ऐसे ही जो पिछला वाला जो इंपोर्ट हुआ था उसमें पशुपालक भाइयों ने बहुत बड़ी संख्या में आर्माडा, स्पाइक और हैमर, इसका सीमन अभी लगाया है। अब जो ये आ गए नए बुल, तो इसमें आपको मिलेनियम, मैवरिक, स्टॉर्म और ऑस्कर जैसे बुल अभी मिल रहे हैं, जिसमें ऑस्कर की TPI सबसे ज्यादा है। जो स्टॉर्म है वो पॉल्ड बुल है, सींग नहीं आएंगे। तो सभी बुल्स की अलग अलग कुछ ना कुछ खासियत है, काबिलियत है। इनका सेक्स सीमन भी, कन्वेंशनल सीमन भी दोनों किसानों को अवेलेबल होंगे, और मेरे को पूरी उम्मीद है कि जो ऊंचाई पिछले बुल ने छुई उससे भी ज्यादा ऊंचाई पे ये सारे बुल जाने वाले हैं। इनके सीमन कब तक आ रहे हैं मार्केट में? देखिए ये ऑलमोस्ट आ गया है, कुछ मार्केट में आ गया है, कुछ आने वाला है इस महीने के आखिर तक, यानी कि फरवरी के आखिर तक हमको उम्मीद है कि पूरे हिंदुस्तान में ये सीमन अवेलेबल होगा, और इजीली फार्मर को आपके डीलर के थ्रू मिल जाएगा। डीलर के थ्रू मिलेगा। मेरा निवेदन यही है सभी पशुपालक भाइयों से कि ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर से लें और बिल जरूर लें। ठीक है, आप बिल लेंगे तो ये 100% प्रमाणिक है कि वो ABS का ही सीमन है। उसमें बिल्कुल सब बिल नंबर होता है, बकायदा प्राइस लिखा जाएगा, कोई भी ज्यादा प्राइस आपसे नहीं ले सकता, और आप बिल के साथ ही हमेशा सीमन को ये तो आपने बिल वाली बात तो थोड़ी सी अलग कर दी
क्योंकि फार्मर कहेंगे कि हम तो यार फोन करते थे, जी। टीका भरवाते थे, डॉक्टर भर के चला जाता था, बिल कहाँ से मांगेंगे उससे। नहीं, देखिए ये बहुत ज़रूरी है। हाँ, किसान, जैसा मैं कह रहा हूँ, इतना पैसा खर्च करेगा तो उसको ये जानने का भी पूरा अधिकार है और उसको सही चीज़ लेने का भी पूरा अधिकार है। अभी हमारा एक और प्लेटफॉर्म है ABS डायरेक्ट। आप वेबसाइट पे जाके वहां से भी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, जहां केवल और केवल जो ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर है ABS का वही आपको सीमन की आपूर्ति करेगा। ठीक है, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि मार्केट में ऐसे भी लोग हैं जो ABS के नाम पे नकली सीमन का कारोबार कर रहे हैं। उनसे बचे रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाद में ये शिकायत होगी कि साहब हमने विश्वास तो करा था ABS पे और उसका सीमन लगाया था लेकिन रिजल्ट नहीं आया। तो बिल्कुल ये प्रॉपर चैनल से लेना बहुत जरूरी है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत कीमती जानकारी जो है हमारे दर्शकों के साथ साझा की है। आप आखिर में पशुपालकों के लिए क्या कहना चाहेंगे ABS की तरफ से, चाहे इम्प्रूवमेंट की तरफ हो, चाहे टेक्नोलॉजी की तरफ से हो, चाहे ABS तो आगे क्या कर रही है, क्या फार्मर्स के लिए लाने वाली है, और उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। देखिए, जेनेटिक्स पे हम लगातार काम कर रहे हैं और साल दर साल हमारे जो पशुओं की या सांडों की, बुल्स की गुणवत्ता है वो बढ़ती जा रही है। तो मैं तो पशुपालक भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि ये गुणवत्ता लगातार और बेहतर होती जाएगी और जो बढ़िया से बढ़िया सॉल्यूशन किसी भी फील्ड में आएगा वो सबसे पहले ABS आपको हिंदुस्तान में अवेलेबल कराएगा पूरी प्रमाणिकता के साथ। नंबर 1। नंबर 2, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज की तारीख में हम अलग अलग फार्म्स में देख रहे हैं, सबसे बड़ा जो रेवेन्यू सोर्स है किसान के लिए वो पशुओं की बिक्री से हो सकता है। बिल्कुल, वो भी ABS के सीमन से पैदा हुई बछिया को प्रीमियम मिलता है मार्केट में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा सेक्स सीमन लगाएं। आमतौर पे ये माना गया है कि हर एक 10 पशुओं में से करीब करीब आधे सेक्स सीमन के लिए निश्चित रूप से एलिजिबल हैं। तो 50% पॉपुलेशन, बचिया तो 100% लगाइए और बाकी भी 50% लगाइए, तो ज्यादा से ज्यादा आपको रिप्लेसमेंट हीफर मिलती जाएंगी। उसमें से जो आपको जरूरी है उतनी आप रखें, बाकी को आप सेल करें तो ज्यादा पैसा आप कमा पाएंगे और बहुत जल्दी फार्म को बढ़ा पाएंगे। जी ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।